हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि प्राथमिक और जूनियर सुपर टेट के लिए जीवन कौशल प्रबंधन एवं अभिवृत्ति ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। मैंने थ्योरी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है और जैसे ही आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी मैं बीच बीच में इसके क्वेश्चंस भी कराती रहूँगी ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे और बाद में चल के तो आपका इसका एक कंबाइंड प्रैक्टिस और आपको मिलेगा ही। लेकिन पहले हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि टॉपिक वाइज नहीं बल्कि मैं भाग दे देती हूँ इसको नाम, जैसे भाग 1 भाग 2, तो आपको ये क्लियर रहेगा कि कितने पार्ट्स हैं टोटल जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसका तो, और कितने पार्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, एक सीक्वेंस में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो विद्यालय प्रबंधन। तो विद्यालय प्रबंधन आपको यहाँ पे इनमें से कुछ भी लिखा मिल सकता है। और ये जो टॉपिक है ये एक्चुअली एक बड़ा टॉपिक है क्योंकि जाहिर सी बात है कि पूरा स्कूल चलाना है, ठीक है। अब आपको पूरा स्कूल चलाना है और एक स्कूल चलाने के लिए बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान में रखना पड़ता है, वो सब हम इस विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका जो है भौतिक संसाधन भी आ जाता है, इसमें एचआर के डिपार्टमेंट भी आ जाता है, यानी कि जो मानवीय संसाधन है वो भी आ जाते हैं, सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे आज, और पार्ट्स में रहेंगे आपके विद्यालय प्रबंधन, 1 बाय 1 इसको हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र क्या क्या है, हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या देखनी पड़ सकती हैं। तो विद्यालय प्रबंध के क्षेत्र का अध्ययन निम्नलिखित 4 घटकों में किया जा सकता है। पहला, शिक्षा के विकास का लक्ष्य, यानी कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं जाहिर सी बात है एक लक्ष्य तो निर्धारित होना चाहिए सभी विद्यालय में। नियोजन के कार्यक्रम, प्लानिंग प्रॉपर, है ना, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना एवं प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, ये चार जो है इसके मेन एलिमेंट हो जाते हैं विद्यालय प्रबंध के अंतर्गत। तो अपना लक्ष्य क्या है वो पता होना चाहिए, प्लानिंग कैसे होगी, क्या कैसे होगा, सारे कार्यक्रम को एक व्यवस्थित क्रम में कैसे संचालित करना है, कैसे मैनेज करना है, और फिर उसके बाद प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना। तो ये जो है आपके विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत ये जो क्षेत्र कह सकते हैं इसके क्षेत्र हो जाते हैं। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा और डिटेल में जाके देखेंगे कि विद्यालय प्रबंधन करना क्यों है, उद्देश्य क्यों है, हमें ज़रूरत क्या है विद्यालय प्रबंधन की, है ना, मेन इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य देखिए, शिक्षाविदों द्वारा बनाए गए लक्ष्यों की निष्ठापूर्वक पूर्ति करना, यानी कि जो भी एक टारगेट है, जैसे मान लीजिए अगर हमारा टारगेट है 8th क्लास तक में बच्चे को इतना बनना, इतनी चीज़ें बनने लगनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो सब्जेक्ट वाइज हो चाहे वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हो, तो जो डिसाइड किया गया है उस एज के बच्चों के लिए उतना सुनिश्चित करना कि हाँ इतना कंप्लीट हो चुका है। तो वो जब तक एक मैनेजमेंट नहीं होगा, आप खुद सोचिए कि स्कूल है जहाँ कोई मैनेजमेंट नहीं है तो वहाँ कोई कुछ भी कर रहा है ना, टीचर भी को अपने मन का कब्र कर रहे हैं, हर कोई अपने मन से काम कर रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो लक्ष्य है वो पूर्ति उसकी नहीं हो पाएगी समय से। मिलजुल कर रहने की कला सिखाना ये भी बहुत ज़रूरी है, आपस में कॉपरेट करके रहना, एक दूसरे को सहयोग करना, विद्यालय संबंधी गतिविधियों तथा कार्यों का संचालन और संयोजन, विद्यालय में सहयोग की भावना लाना और जटिल कार्यों की सुलभता आदि, यानी कि मुश्किल कामों को भी सब मिलजुल के आसानी से कर लें, ईजिली संपादित कराया जाना, ये एक मुद्दे उद्देश्य हो जाता है विद्यालय प्रबंधन का, ठीक है। अगर ये मैनेजमेंट नहीं है कोई भी स्कूल में तो उसको चलाना बहुत ही जटिल कार्य हो जाएगा या नामुमकिन काम हो सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक विद्यालय को का मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। तो मेन उसका उद्देश्य जो है विद्यालय प्रबंध का वो यही है कि हमारा स्कूल सही से चले, जो लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है वो उसकी प्राप्ति हो जाए, सारे काम अच्छे से हो, सारे टीचर स्टाफ सब मिलजुल के रहें, एक अच्छा माहौल क्रिएट हो, ये सारी चीज़ें। अब देखिए प्रबंध तो ठीक है क्योंकि उद्देश्य है तो प्रबंध तो करना ही पड़ेगा, विद्यालय प्रबंध होना ज़रूरी है, लेकिन कैसा होना चाहिए, किस टाइप का विद्यालय प्रबंध होना चाहिए, तो उसकी देखिए कुछ विशेषताएं जो है वो ये हैं कि सबसे पहले विद्यालय प्रबंधन में लचीलापन हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, ऐसा रूल नहीं होना चाहिए कि बस अब इसको कोई भी समय के अनुसार बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसा नहीं हो, एकदम वो क्या बोलते हैं मूवी वाले गुरुकुल जैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो लचीलापन होना चाहिए कहीं ना कहीं। विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता हो, यानी कि ऐसे रटे रटाए नियमों, रटे रटाए चीज़ों को लागू ना किया जाए, बल्कि व्यवहारिक रूप से देखा जाए कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपना स्कूल चला रहे हैं वो कितना व्यवहारिक है और कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पे वो कितना इफेक्टिव होगा, है ना। राष्ट्र की सामाजिक, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सामाजिक, ऑब्वियसली विद्यालय जो है वो एक तरह से समाज का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, तो वो तो ठीक है। राजनैतिक और दार्शनिक नीतियों एवं मूल्यों के अनुरूप हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जिस भी राष्ट्र में वो विद्यालय है उसके सामाजिक जो भी मूल्य चलते हैं, राजनैतिक जो भी है, दार्शनिक नीति जो कुछ भी है और मूल्यों के अनुरूप ही विद्यालय का प्रबंधन होना चाहिए।
उसके विपरीत जाएगा तो वो विद्यालय कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो ये तो चीज़ है कि प्रबंधन होना कैसा चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो हमने ऊपर देख लिया। अब बात करते हैं कि विद्यालय का प्रबंधन करेगा कौन, उसका कहीं ना कहीं के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है, वो किस पे है ना। क्योंकि विद्यालय प्रबंधन में कई सारे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कि अकेला एक टीचर तो नहीं कर पाएगा। तो देखिए, इसमें प्रधानाचार्य सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, एक प्रिंसिपल होना चाहिए, एक हेड होना चाहिए स्कूल में, जो सभी कर्मचारियों को, सभी शिक्षकों को मैनेज करके चले, कंट्रोल करके चले, कंट्रोल इन द सेंस कि सहयोग करके चले, और कहीं ना कहीं मार्गदर्शन दे, है ना। शिक्षक वो तो एक विद्यालय के सबसे अभिन्न हिस्सा है, सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ना। कर्मचारी होने चाहिए बाकी के काम, क्योंकि एक विद्यालय में सिर्फ पढ़ाना ही नहीं बल्कि अदर जो है एक्टिविटीज़, अदर काम भी होते हैं, तो उसके लिए कर्मचारी होने चाहिए। छात्र इम्पॉर्टेंट ही हैं, क्योंकि छात्र नहीं आएंगे विद्यालय में तो पढ़ेगा कौन। अभिभावक, जो पीटीएम वगैरह होती है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग की, अभिभावकों का भी बहुत बड़ा रोल होता है स्कूल के मैनेजमेंट में। ठीक है, आगे हम चल के पढ़ेंगे ये सारी चीज़ें। भौतिक संसाधन, यानी कि एक स्कूल है, एक तो वहाँ पे भौतिक संसाधन जैसे कि भवन है, लैब है, पुस्तकालय है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए, खेल के सामान है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। शिक्षण प्रक्रिया कैसी होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक विद्यालय का जो है प्रबंधन बनाए रखने में, अच्छी तरह से सुचारू रूप से संचालित एक विद्यालय को करने में सहायक होते हैं, है ना। तो अब इसमें से शिक्षक के बारे में तो हम कल पढ़ चुके हैं, भाग 1 में हम पढ़ चुके हैं शिक्षक के बारे में, कि शिक्षक स्कूल में क्या काम उसको करना चाहिए, या पर्सनली उसके गुण क्या होने चाहिए। माना जाता है कि शिक्षक जो है, कोठारी आयोग ने ये कहा है कि शिक्षक सामान्य इंसानों से, मतलब जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उनसे कहीं ज़्यादा, मतलब नैतिक होना चाहिए, उनसे कहीं ज़्यादा धैर्यवान होना चाहिए, है ना। उसकी भाषा बहुत ज़्यादा विनम्र होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें कोठारी आयोग ने कहा है कि जो सामान्य लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा एक शिक्षक को होना चाहिए। तो शिक्षक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे प्रधानाचार्य के बारे में। स्टार्ट प्रधानाचार्य से करते हैं, जल्दी से हो जाएगा, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं है इसीलिए पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो सबसे पहले कि अब विद्यालय प्रबंधन में प्रधानाचार्य की भूमिका क्या है, क्यों, प्रधानाचार्य का काम क्या है, एक विद्यालय क्या क्या होना चाहिए। तो प्रधानाध्यापक की भूमिकाओं में एक क्या है, विद्यालय में ऐसे वातावरण की स्थापना करना जिसमें छात्र अपनी कक्षा में मात्र श्रोता के रूप में नहीं बल्कि, यानी कि वरन लिखा है, मैंने बल्कि बोला अपनी लैंग्वेज में, सक्रिय सहभागी के रूप में प्रतिभाग करें। यानी कि जो प्रिंसिपल होता है या हेडमास्टर होता है उसको अपने स्कूल में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे जो हैं वो ऐसे डरे समय से सिर्फ एक वन साइडेड श्रोता बन के ना बैठे रहें, बल्कि वो एक्टिव रहें, हर चीज़ में सक्रिय सहभागिता उनकी रहे, चाहे वो आपकी अधिगम की प्रक्रिया हो, चाहे वो अदर को कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हो, जिसको पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहते हैं, जिसमें उसे उपेक्षित पूर्ण सहयोग, चाहे वह संस्थागत हो अथवा शैक्षिक, प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध हो सके। तो अब ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, कई को कैरिकुलर एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं, जो भी है, तो उनको जो भी कठिनाई आ रही है या उनको जिस भी चीज़ की आवश्यकता हो उसे उपलब्ध कराना एक प्रधानाध्यापक का कार्य है। जैसे कि पुस्तकालय में अगर पुस्तक नहीं है तो वो भी प्रधानाध्यापक को उसकी व्यवस्था करनी है। अगर बच्चों को पढ़ने के लिए लैब की ज़रूरत है, साइंस के कुछ प्रैक्टिकल्स के लिए लैब की ज़रूरत है, तो वो प्रधानाध्यापक कहीं ना कहीं इसको ये देखता है कि हाँ हमारे विद्यालय में ये सुविधाएँ रहें, जो कुछ भी चीज़ है। अगर वो बाहर किसी कंपटीशन में प्रतिभाग हमारे स्कूल के बच्चे करना चाह रहे हैं तो वो भी प्रिंसिपल के थ्रू ही जो है सब कुछ मैनेज होता है। कहीं ना कहीं जो उसका हेड होता है वो प्रिंसिपल होता है, वही डिसाइड करता है, वही परमिशन देता है, वही ये सारी चीज़ें करता है। तो ये सब कुछ प्रधानाध्यापक के विद्यालय प्रबंधन में मेन काम होते हैं। अब बात करते हैं कि चलिए ठीक है, आपको पता है कि क्लास में तो टीचर ही पढ़ाता है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों में प्रधानाध्यापक का मेन काम क्या होता है। जैसे भी मैंने कहा कि मान लीजिए किसी बच्चे को किसी कंपटीशन में भाग लेना है या कुछ भी ऐसा करना है तो टीचर प्रिंसिपल ही वो करता है। तो यही चीज़ है यहाँ पे कि जैसे अपने सहयोगी अध्यापकों की बैठक बुलाकर यानी मीटिंग बुलाकर पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन पर विचार विमर्श करना, क्योंकि टीचर क्या करेंगे, वो जाएंगे अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और चले आएंगे। मैं 100% टीचर को नहीं कह रही हूँ, लेकिन अगर 10 टीचर हैं तो 5 उसमें से जो है वो खुद से कुछ एक्टिविटीज़ कराएंगे, वो हर चीज़ करेंगे, लेकिन बाकी के 5 नहीं करेंगे। तो एक प्रिंसिपल को कहीं ना कहीं बीच बीच में मीटिंग बुला के क्या आयोजन करना है, क्या नहीं करना है, किस तरह से करना है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या कराया जा सकता है, ये सारी चीज़ें एक प्रिंसिपल और प्रधानाध्यापक को करना चाहिए। ठीक है, डिस्कशन इस टॉपिक पे। इन क्रियाओं के आयोजन की एक कार्य योजना बनाना और उसका सही क्रियान्वयन करना।
आयोजन के समय स्वयं उपस्थित रहकर उनका अवलोकन भी करना, ये भी एक प्रधानाध्यापक का काम है। और मार्गदर्शन देना कि कैसे हो, क्या हो, कैसा हो, ठीक है, कुल मिला के ओवरऑल गाइड करना। आयोजन के पश्चात इनका मूल्यांकन करना कि जो हुआ कैसा हुआ, अच्छा हुआ कि नहीं, क्या कमी थी, अगर क्या कुछ कमी थी तो उसको अगली बार कैसे दूर कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी प्रिंसिपल का काम है। और भविष्य में सुधार हेतु अपने सुझाव देना प्रधानाध्यापक का प्रमुख कार्य है। तो ये तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, ये सब वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाली चीज़ है। एक बार आपने अपने 10 मिनट दे दिए, समझ लिया, ये ज़िंदगी भर भूलेंगे नहीं, ऐसे टॉपिक हैं। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, बहुत ईजी है, बस एक बार समझना है चीज़ों को। नेक्स्ट देखते हैं कि गुण क्या होने चाहिए एक प्रधान, जैसे हमने कल शिक्षकों के गुण देखे, तो ऐसे एक प्रधानाध्यापक के भी कुछ गुण होने चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं। तो पहला कि बहुआयामी भूमिका होनी चाहिए, एक चीज़ पे नहीं, क्योंकि एक टीचर को क्या है, वो उसको बस, जैसे मैंने कल क्या कहा था कि एक टीचर के अंदर भी मल्टी टैलेंट होना चाहिए, उसको भी बहुत सारी चीज़ें आनी चाहिए, बहुत रुचि होनी चाहिए। फिर भी अगर एक ओवरऑल में देखते हैं, जो ट्रेडिशनल तरीका है उसमें देखते हैं, तो एक टीचर का क्या काम है, वो जाएगा अपना सब्जेक्ट जो पढ़ाएगा, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें कराएगा, बात ख़त्म। लेकिन एक प्रिंसिपल को जो भी स्कूल में A to Z एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सब पे नज़र रखना है, सबके लिए डिसीजन लेना है। तो बहुआयामी भूमिका निभाने में सक्षम हो, सुगम करता हो, कुशल प्रेरणादायक हो, नेतृत्व की क्षमता बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे स्कूल को नेतृत्व उसी को करना होता है। मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता हो, समाज में, गांव में, शहर में, जहाँ पे भी स्कूल है, अपने आस पड़ोस में, दूसरे विद्यालय के जो है प्रधानाध्यापकों से, है ना, सभी से कुल मिला के जो है वो मेल जोल अच्छा होना चाहिए, उसका बात व्यवहार अच्छा होना चाहिए, कुशल प्रशासक होना चाहिए। ऐसा भी नहीं कि एकदम, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं एकदम रूड, एकदम, है ना, कि हम तो प्रिंसिपल हैं, नहीं, वो सबको मैनेज करके लेकर, साथ लेकर चलने वाला होना चाहिए, समय प्रबंधक भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये गुण हैं जो प्रधानाध्यापक में होनी चाहिए इंपॉर्टेंट रूप से। टीचर में कल हमने देख लेते, जिन लोगों की क्लास मिस हो गई होगी तो प्लीज़ आप चेक कर लीजिएगा वीडियोस में, चैनल पे जाके, तो आपको मिल जाएगी क्लास भाग 1, ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं कि क्या होता है कि मान लीजिए विद्यालय प्रबंधन जैसा है, अच्छा नहीं है, सुधार करके कैसे हम कर सकते हैं, उसमें हम ये चीज़ें देखेंगे, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बनता है कि सुधार के लिए क्या किया जा सकता है, फिर आपके ऑप्शंस आते हैं। तो देखिए, विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता में हम कैसे सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले तो शिक्षा का प्रजातांत्रिक दर्शन, यानी कि शिक्षा का जो स्वरूप रहे, वो कक्षा का जो स्वरूप रहे, वो प्रजातांत्रिक रहे, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये सब आपको रटने हैं, ये सारे पॉइंट्स में से ही ना आपकी, ये समझ लीजिए की वर्ड है, प्रजातांत्रिक होगा कक्षा का माहौल, तो ये आपका सही आंसर है। छात्र केंद्रित होगी शिक्षा प्रक्रिया, तो चाहे आपका इस सब्जेक्ट में आए क्वेश्चन, चाहे किसी सब्जेक्ट की पैडागॉजी में आए, चाहे बाल विकास में आ जाए, शिक्षण वाले उसमें आ जाए, आपको छात्र केंद्रित है तो छात्र केंद्रित ही सही लगाना है ना। क्वेश्चन अगर निगेटिव नहीं है तो ये देख लेना है। तो योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप कार्य की स्वतंत्रता होना, ये भी, जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, उसके हिसाब से कार्य करने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। कई बार होता है कि कई सारे स्कूल हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा योग्य बच्चे हैं और बहुत ज़्यादा योग्य टैलेंटेड टीचर्स हैं, लेकिन उनको जो प्रिंसिपल है वो अलाउ ही नहीं करता है कि वो अपने टैलेंट का यूज़ कर सकें, या उनको अलाउ, परमिशन ही नहीं देता है कि ये चीज़ आप कर सकते हो विद्यालय में। बस वही एक ट्रेडिशनल तरीका था, जाओ पढ़ाओ चले आओ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करने देता, या टैलेंट का यूज़ नहीं करने देता। कोई नया प्रोजेक्ट बनाने की चर्चा करो तो नहीं करने देता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब ये स्वतंत्रता मिलेगी तभी कोई अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार खुद भी आगे बढ़ेगा और अपने साथ के लोगों को भी आगे लेकर जाएगा, विद्यालय को भी आगे लेकर जाएगा। शिक्षा प्रक्रिया छात्र केंद्रित होनी चाहिए, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि स्कूल मैनेजमेंट का एक एम होना चाहिए कि हमें अपने स्कूल को कहाँ लेकर जाना है, किस दिशा में लेकर जाना है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर होना चाहिए हम किस दिशा में काम कर रहे हैं। लचीलापन तो मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया था कि लचीलापन होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, अनुकूलन होना चाहिए, यानी कि समय के साथ जो भी समय है, जो भी समाज है, जो भी आप जिस माहौल में रहते हैं, कुल मिला के जिस राज्य में रहते हैं, जिस ज़िले में रहते हैं, मतलब जिस ज़िले में स्कूल है, वहाँ के माहौल के हिसाब से, वहाँ की भाषा के हिसाब से, वहाँ के कल्चर के हिसाब से थोड़ा बहुत अनुकूलन होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। स्थायित्व होना भी इम्पॉर्टेंट है, यानी कि स्टेबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं कि आज ऐसा कल वैसा परसों वैसा, नहीं, कुछ अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको रेगुलर, यानी कि एक करने के एक इमेज जो होती चाहिए वो स्कूल की बनी होनी चाहिए। तो वो स्कूल इस चीज़ के लिए जाना जाता है, वो स्कूल के बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, वो स्कूल का रिजल्ट हमेशा टॉप आता है, उस स्कूल
में बच्चे हमेशा स्पोर्ट्स में आगे रहते हैं। तो यानी कि जो चीज़ें हैं उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो इससे क्या है, विद्यालय प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार हो सकते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमने यहाँ पे डिस्कस किया विद्यालय प्रबंधन और थोड़ा सा प्रधानाचार्य के बारे में, क्योंकि वो सबसे हेड होते हैं। शिक्षक के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं और बाकी के जो इसके एलिमेंट है उसका छोटा छोटा ऐसे ही मैं आपको एक एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी और आपका ये सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। क्यों, लेकिन अभी इसमें ऐसा मत सोचिए कि सिलेबस छोटा है, इसमें अभी छोटे छोटे बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मतलब अभी तो मैं ही पूरे काउंट नहीं कर पाई हूँ, बस ऐसे बनाती जा रही हूँ और आपको पढ़ाती जा रही हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।